आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHP पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं। राबिया खालिद साहिबा की जो बुक है पेज नंबर 53 के लास्ट से पढ़ना है, सेफ़ मदरहुड। तो बेटा जो पहला चैप्टर था वो थोड़ा खुश्क सा था, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी परेशानी का सामना स्टूडेंट्स को शायद हुआ हो। लेकिन अब जो है ना ये बाकी सारे तमाम चैप्टर्स जो है ना वो फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। फ़र्स्ट ईयर में जो आप पढ़ के आए हैं उससे मिलते जुलते से हैं। तो ये जो दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है ये है हमारा मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस का, यानी मैटरनल मीन माँ। तो माँ को कैसे सेहतमंद रखा जाए, तो ये बहुत आसान है। इससे पिछले लेक्चर में हमने तफसील से देखा कि इस चैप्टर को पढ़ने के मकासद क्या हैं और जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है सेफ़ मदरहुड, महफूज माँ। माँ को हम कैसे महफूज रख सकते हैं बेटा। वुमेन आर एट रिस्क। वुमेन जो है बेटा यहाँ ई वाला है, तमाम औरतों के लिए बात हो रही है। ए वाला वुमेन जो होता है ना वो एक औरत के लिए होता है, ई वाला जो है वो तमाम औरतों के लिए होता है। ये प्लूरल है, जमा है ये। तो इसी तरीके से मैन होता है, ए वाला मैन एक होता है, ई वाला मैन जो है वो जमा है, सारे मर्दों की बात हो रही। तो सेम इसी तरीके से वोमेन भी जो है वो तमाम औरतों के लिए ये सीगा यूज़ हुआ है, ई वाला है। तो वोमेन आर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। औरतें जो हैं वो पेचीदगी के ख़तरे में होती हैं। फ्राम प्रेगनेंसी, हमल से लेके एंड चाइल्ड बर्थ और बच्चे की पैदाइश तक। दे आल्सो फेस रिस्क, वो ख़तरात जो हैं वो ख़तरात का सामना करती हैं। इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और जो ना चाहते हुए भी हमला हो जाती हैं, उस ख़तरे से भी वो दो चार रहती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं या मर्द भी जो अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते, बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, वो भी एक ख़तरा ही होता है। जैसा कि अभी एक छोटा बच्चा है, अभी 2 माह का हुआ है, दूध पी रहा है, तो फिर से प्रेगनेंसी होगी, तो ऐसी प्रेगनेंसीज को क्या कहेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो अप्रोप्रिएट केयर, अगर हम अच्छे से देखभाल करें, इज़ नीडेड, जो कि ज़रूरत भी होती है, फॉर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, तभी सूरत हाल के लिए, सच एज प्रेगनेंसी, जैसा कि हमल हो गया, एंड चाइल्ड बर्थ, और जैसा कि बच्चे की पैदाइश हो गया। तो हमें ज़रूरी है कि माँ की हम देखभाल करें बच्चे की पैदाइश के दौरान और हमल के दौरान। तो मैटरनल मोर्टेलिटी इज़ सिम्टम्स, माँ की जो मौत है, मोर्टेलिटी कहते हैं बेटा मौत को। मैटरनल जहाँ लफ्ज़ आ जाए माँ के लिए है ये। तो साइंस में बेटा बहुत ज़्यादा काम ना लातीनियों ने और यूनानियों ने किया हुआ है। तो ये मैटरनल वर्ड भी जो है ना ये लातीनी लैंग्वेज से ही तकरीबन आया है। तो मैटरनल जो लफ्ज़ आ जाएगा आपने मदर ही समझना है। तो मोर्टेलिटी क्या कहते हैं, मौत को। तो माओं की जो मौत है इज़ अ सिम्टम, ये अलामत है ऑफ द अंडरलाइंग नेगलेक्ट ऑफ द वुमेन हेल्थ, कि हाँ आपने लाजमी तौर पे औरत की जो सेहत है उसको नज़रअंदाज किया है, एंड वेलबींग, और औरत की जो फलाह है उसको नज़रअंदाज किया है, जिससे माँ मरी है। डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान जो मौत है, एंड चाइल्ड बर्थ, और जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो उसके दौरान की जो मौत है, आर ऑलमोस्ट इंटायरली अवॉइडेबल, ये मुकम्मल तौर पे इससे बचा जा सकता है। एंड एग्जिस्टिंग स्किल्स, विद एग्जिस्टिंग स्किल, अगर हमें महारत हो, एंड टेक्नोलॉजीज़, और हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हों। ऑल वेमेन शुड हैव एक्सेस फॉर एंटीनेटल, तमाम औरतों को रसाई होनी चाहिए पैदाइश से पहले की देखभाल पे। एंटीनेटल केयर कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की देखभाल। नेटल, जब बच्चा पैदा हो रहा हो उसको इंट्रानेटल या नेटल केयर कहते हैं, एंड पोस्ट नेटल केयर, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो पोस्ट नेटल केयर कहलाती है। तो यानी तीनों अदवार में माँ को जो है वो लाजमी तौर पे रसाई हासिल हो देखभाल की, एंटीनेटल के दौरान भी, नेटल के दौरान भी, और पोस्ट नेटल के दौरान भी। टू प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स, कहाँ पे रसाई हो, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट, ये क्या हो सकते हैं बेटा, आपके बेसिक हेल्थ यूनिट BHUs हो सकते हैं, और MCH सेंटर्स हो सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। RSCs रूरल हेल्थ सेंटर हो सकते हैं, THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। तो किसी भी जगह पे माँ को इन तीनों जो केयर हैं इन तक रसाई होनी चाहिए, आसानी से माँ जो है अपनी एंटीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल केयर करवा सके, एंड इंक्लूडिंग एक्सेस टू रेफरल सर्विसेज, और यहाँ तक कि उसकी रसाई जो है वो रेफरल सर्विसेज तक भी हो फॉर ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई हमल के दौरान पेचीदगियाँ हों। ऑब्स्टेटिक भी बेटा प्रेगनेंसी से रिलेटेड लफ्ज़ है, तो हमल से या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी पेचीदगी हो तो उसको रेफ़र भी किया जा सके। तो ये था बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि औरत जो है उसको हर दौर में जो है वो केयर मिलनी चाहिए,
और अगर उसको कोई पेचीदगी हो तो उसको रेफ़र करने की सहूलत भी मौजूद हो। तो एंटीनेटल केयर होती क्या है, ये देखते हैं बेटा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर जो है फर्स्ट ईयर में तफसील से पढ़ के आए हैं। वो देखभाल जब औरत हामला हो जाती है और 9 माह तक की जाती है, उसको क्या कहते हैं, एंटीनेटल केयर। और उसके मकासद क्या हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स मकासद को कहते हैं, वो मंदरजा झेल हैं। टू डिटेक्ट अर्ली एनी डिजीज़, ताकि शनाख्त किया जा सके बहुत जल्दी कोई भी जो बीमारी है एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, जिसका ताल्लुक हमल से है, एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली, और उसको जल्दी से उसका इलाज भी किया जा सके ताकि कोई पेचीदगी ना हो। तो एंटीनेटल केयर का पहला मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी बीमारियों का पता चले और उनका इलाज किया जा सके। टू सुपरवाइज एंड मेंटेन हेल्दी एंड प्रेग्नेंट मदर्स, निगरानी की जा सके और मेंटेन रखा जा सके सेहत को जो हामला माएँ हैं उनकी। तो ये भी किसका मकसद है बेटा, एंटीनेटल केयर का। टू प्रिपेयर मदर मेंटली, माँ को दिमागी तौर पे तैयार करना, एंड फिजिकली और तबी तौर पे तैयार करना, फॉर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के लिए, एंड केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, और जो बच्चा पैदा होगा उसकी देखभाल के लिए। क्योंकि बच्चियाँ होती हैं स्कूल से पढ़ के आई हैं, उनको ना तो इस मामले में पता होता कि माँ बनने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, और अगर बच्चा पैदा हो भी जाएगा तो उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो एंटीनेटल केयर के दौरान जो है वो विज़िट पे आएगी एलएचवी के पास या सीएमडब्ल्यू के पास। 9 माह तक वो तकरीबन हर माह आएगी, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम बातों से आगाह करना है कि ये फ़लाँ तब्दीलियाँ आएंगी आप में, और बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसको किस तरीके से आपने दूध पिलाना है, किस तरीके से उसका फीडर तैयार करना है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, रात को जागना पड़ेगा तो इससे चिड़चिड़ापन ना हो, ये ना हो कि इस चिड़चिड़ापन से मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए। और इसमें तो माँओं की अक्सर औक़ात नींद भी पूरी नहीं होती, तो चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो ये उसको औरत को माँ बनने, उस लड़की को माँ बनने के लिए तैयार करना है, और इसलिए भी तैयार करना है कि वो बच्चा पैदा करेगी तो उसको दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी, शिद्दत को कम किया जाएगा, एंड मोर्टेलिटी, और मौत को भी कम किया जाएगा, ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो हामला माएँ हैं, एंड फीटस, और जो बच्चा है। ठीक है, तो उनकी अमवात में भी कमी लाई जाएगी और उनकी बीमारी की शिद्दत में भी कमी लाई जाएगी। अर्ली केस फाइंडिंग एंड रजिस्ट्रेशन, अर्ली केस फाइंडिंग्स क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है औरत की। ठीक है, टू द एक्सपेक्टेंट मदर्स, जो ऐसी माएँ हैं जो उम्मीद से हैं, मस्ट गेट द बेस्ट पॉसिबल केयर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उनको लाजमी तौर पर बेस्ट से बेस्ट केयर की दी जाए हमल के दौरान, बाय द हेल्थ प्रोवाइडर, और देगा कौन, हेल्थ प्रोवाइडर। हेल्थ प्रोवाइडर कौन है, आपकी सीएमडब्ल्यू हो सकती है, आपकी एलएचबी हो सकती है, आपका जो है वो कोई भी नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है। तो हेल्थ प्रोवाइडर को चाहिए कि उसको बेस्ट पॉसिबल जो है सब अच्छी से अच्छी केयर दे हामला माँ को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, हामला माँ की शनाख्त की जाए कि इसको हमल हो चुका है, कैन बी मेड बाय फॉलोइंग सोर्सेज, और ये कैसे शनाख्त होगी, मंदरजा झेल ज़राए से होगी। कैसे, वुमेन में कम सीकिंग एडवाइस एट एमसीएच क्लिनिक्स, औरत आ सकती है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक्स पे, और हेल्थ यूनिट या हेल्थ यूनिट में आ सकती है। द टीबीएस कहते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जिनको दाइयाँ कहते हैं बेटा। ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, या जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है जिसको सीएचडब्ल्यू कहते हैं, या एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर, हु आर एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर सिस्टम, जो इसका ताल्लुक हेल्थ केयर सिस्टम से हो, मे रेफ़र द मदर, ये माँ को रेफ़र कर सकती हैं टू द सेंटर पे, कि वो आए और अपना मुआयना करवाए कि आया कि उसे हमल है या नहीं है, और हमल है तो उसमें कोई पेचीदगी है या नहीं है, तो वो रेफ़र करेंगी तमाम। फ्रेंड्स, कोई दोस्त मशवरा दे सकते हैं, रिलेशन या रिश्तेदार मशवरा दे सकते हैं, एंड नेबर्स, या उसके हमसाए भी ये मशवरा दे सकते हैं। मे प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप जाओ और जाके अपने करीबी बीएचयू या आरएचसी या टीएचक्यू में जाके अपना चेकअप करवाओ। ठीक है, ड्यूरिंग होम विजिटिंग, और जो एलएचवी घर घर जाके विजिट करती है उसमें भी ये मशवरा दिया जा सकता है कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल आना, मैं आपका चेकअप करवा दूंगी। हैविंग लोकेटेड अ प्रेग्नेंट वुमन, और जब अगर आपने पता कर लिया कि ये औरत हामला है, द एलएचवी शुड प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन
तो LHV इसकी रजिस्ट्रेशन करेगी एंड हेल्थ असेसमेंट और इसकी सेहत की जांच पड़ताल करेगी। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो इसका मुआयना करना है एंटीनेटल केयर में, तो उसका शेड्यूल क्या है। अच्छा बेटा, ये ध्यान में रखना कि हर ये जो छोटी छोटी हेडिंग है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है अर्ली केस फाइंडिंग एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये एंटीनेटल केयर क्या होता है, तो ये आपने एंटीनेटल केयर में 4 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, तो अब शेड्यूल एग्जामिनेशन का क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है एंटीनेटल केयर में। द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इज़ टू इंश्योर दैट, जो ये मकसद है एग्जामिनेशन का, ये यकीन दहानी करना है क्या वुमेन आर फिट, और जो है वो बिल्कुल फिट है टू बेयर स्ट्रेन्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि वो जो हमल है उसकी होने वाली जो दबाव है वो बर्दाश्त कर सकेगी। ठीक है, ये इंश्योर करना किसका मकसद है एग्जामिनेशन का। ठीक है, टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस, और ये भी मकसद है कि जो हाई रिस्क केसेस हैं उनकी शनाख्त की जा सके एंड रेफ़र दैम अर्ली, और इनको रेफ़र किया जा सके जल्दी से। टू मैनेज फॉर पॉसिबल कम्प्लिकेशन, ताकि जो मुमकिन पेचीदगी है उसको मैनेज किया जा सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। एंड टू मेक प्रिवेंटिव मेजर्स, और कुछ हिफाजती इक़दाम लिए जा सकें। रूटीन एंटीनेटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट प्री नेटल क्लिनिक्स, रूटीन की जो एंटीनेटल सर्विस है वो प्री नेटल क्लिनिक्स पे मुहैया की जाती है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल, मंदर झेल शेड्यूल के मुताबिक। ये शेड्यूल बेटा आपने देखना है, ये चंद ही असूल हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट 28 वीक, जो पहले 28 हफ्ते हैं उस तक क्या करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट वंस एवरी 4 वीक्स, यानी हर 4 हफ्ते बाद एक बार चेकअप करवाना है। 4 वीक्स का मतलब 1 माह, यानी 28 हफ्तों तक की जो प्रेगनेंसी है हर माह एक दफ़ा जाए बस। ठीक है, औरत चेक करवाने के लिए। तो लेडी हेल्थ विजिटर फंक्शन क्या है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जिम्मेदारी क्या है। जब वो हर महीने विजिट के लिए आएगी, यानी 4 हफ्तों बाद, ये मरूजी भी बन सकती है कि 28 हफ्तों तक कितनी दफ़ा जाना है हफ्ते में, तो आपने बताना 4 वीक्स बाद एक मरतबा जाना है। तो वो करेगी क्या, LHV कंप्लीट हिस्ट्री लेगी उसकी, मुकम्मल उसकी पूछगछ करेगी। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसका आम जो है तभी मुआयना करेगी। यूरिन टेस्ट टू कन्फर्म प्रेगनेंसी, पेशाब का मुआयना करेगी ताकि प्रेगनेंसी को हमल का पता लगाया जा सके। आपको पता ही है बेटा कि वो एक स्ट्रिप होती है, उसको पिशी में थोड़ा सा डुबो के रख देते हैं, अगर 2 निशान आए तो समझ लो हमल हो गया है। तो यूरिन टेस्ट हो गया, इससे पता चल गया कि प्रेगनेंसी है। पेल्विक असेसमेंट, और उसके पेल्विक की जांच पड़ताल करेगी वो, क्योंकि बच्चे ने जो है वो पेल्विक से ही होकर गुजरना है। और कुछ फीमेल होती हैं जिनका हाइट छोटी है, या जिनका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या जिनकी चाल में मसला है, तो उनके बच्चे के फंसने के चांसेस होते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो वो उसकी क्या करेगी, पेल्विक असेसमेंट करेगी। ब्लड प्रेशर जो है वो नोट डाउन करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, हाइट देगी, हाइट देखेगी उस औरत की। छोटी हाइट वाली जो औरतें हैं जिनका कद 4 फुट से 5 फुट से कम होता है, तो उनका जो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाइट उसकी मेजर करेगी ओनली ऑन फर्स्ट विजिट, जब पहले विजिट पे आएगी तभी करेगी। एंड वेट, और उसका वज़न भी देखेगी। ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड का मुआयना करवाएगी और पेशाब का मुआयना करवाएगी कि उसके पेशाब में कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और उसकी जो मुमकिना बच्चे की पैदाइश की तारीख है उसको एंड डिलीवरी डेट या एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कहते हैं, EDD, और वो कैलकुलेट करेगी। हेल्थ एजुकेशन, उसको सेहत से मुतल्लिक तालीमात देगी, मशवरे देगी। न्यूट्रिशन एजुकेशन, और उसने खुराक अपनी कैसी रखनी है कि उसको खुदा न खास्ता कोई खून की कमी हो खुराक की कमी की वजह से, तो वो तालीम देनी है उसको। ब्रेस्ट केयर, अपनी छातियों को, दूध को कैसे देखभाल करनी है, क्योंकि हमल के दौरान जो पहला हमल होता है, जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है फीमेल, तो उसकी छातियों में ज़्यादा तब्दीली आ रही होती है, तो उसकी केयर कैसे करनी है। एंड पर्सनल हाइजीन, और सफाई खुद की कैसे रखनी है। एंड एनी अदर एडवाइस अकॉर्डिंग टू द हर नीड्स, और कोई और नसीहत करनी है उसकी नीड्स के मुताबिक, तो वो भी उसको देनी है। 2 TT डोजेज़ 2 TT के इंजेक्शन देने हैं
1 मंथ अपार्ट, 1 महीने के वक्फे से, यानी एक पहले विजिट पे दे दे और एक दूसरे विजिट पे जब वो आए तो 1 महीने बाद तो दूसरे विजिट पे 2 टीटी की डोजेस देनी है। तो ये काम क्या होगा बेटा, पहले 28 हफ्तों में होगा और हर माह यानी हर 4 हफ्ते के बाद एक मरतबा चेकअप कराना है। फिर उसके बाद आ जाएगा 28 से 36 वीक्स, उसमें क्या करना है, एवरी 2 वीक्स, यानी कि अब हर 2 हफ्ते बाद एक विजिट होगा। ठीक है, यानी 15 दिन बाद ऐसे कर लेंगे। ठीक है, पहले हर महीने आना था, अब 15 दिन बाद। ये अच्छे से समझ लेना बेटा, आसान आसान सी बातें हैं बहुत सारी। ऐसे एक बार मेरी बातें गौर से सुन भी लोगे तो अच्छे से लिख के आ सकोगे। उसमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर देखना है उसका, फीमेल का, लेडी हेल्थ वर्कर विजिटर देखेगी। वेट उसका फिर देखना है कि पहले जो वेट किया था और अब जो वेट है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, क्योंकि बच्चा भी पल रहा है तो ज़ाहिर बात है उसके वेट में कुछ ना कुछ इजाफा ही होगा। ज़्यादा इजाफा हो तो वो ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल इजाफा है तो उसे पता चल जाएगा तो ये बच्चे की वजह से है। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, पेशाब का टेस्ट करना है और खून का टेस्ट करना है, एंड कंपेयर विद द प्रीवियस फाइंडिंग्स, और जो पिछले टेस्ट करवाए थे तो उनके साथ उसका मुवाजना करके पता लगाना है कि पहले क्या था और अब इन टेस्टों में क्या आ रहा है। ठीक है, चेक फॉर स्वेलिंग एडिमा इसको बोलते हैं, सोजिश देखनी है, पिटिंग एडिमा, ये अक्सर औकात और फीमेल्स को आती है पाँव के ऊपर, और पफी आइज हो सकती हैं, चेहरे पे सोजिश हो सकती है। और ये एडिमा ऐसी सोजिश होती है कि अगर पुश करो तो गड़ा बनता है। तो ये जो है एक अलामत है प्री इक्लैम्पशिया की, यानी दौरे पड़ने से पहले की अलामत में से एक अलामत है, तो ये भी चेक करना है उसने। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट का मुआयना करना है, पर्सनल हाइजीन, उसकी ज़ाती सफाई देखनी है, ब्रेस्ट केयर, और उसको बताना है कि अपनी दूध की हिफाजत कैसे करनी है आपने। ट्रीट माइनर डिस्कम्फर्ट्स, अगर उसको कोई मामूली सी पेचीदगियाँ आ रही हैं तो उनका इलाज भी करना है। किसने करना है, ये LHV की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद पेल्विक असेसमेंट ऑन 36 वीक्स, और 36वें हफ्ते पे उसका पेल्विक एग्जामिनेशन दोबारा करना है कि इसका पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, कहीं बच्चा फंस जाए। फिर 37 वीक टू टर्म, टर्म कहते हैं मुकम्मल जब बच्चा हो गया, तो हमल का ड्यूरेशन बेटा 40 हफ्ते होता है तकरीबन। तो 37 में से 40 हफ्ते क्या करना है, एवरी वीक। देखें बेटा, शुरू में 4 हफ्ते बाद विजिट करना है, चेकअप करवाना है 28 वीक तक, और 28 से 36 में हर 15वें दिन, यानी एवरी 2 वीक्स, और 37 से और 40 हफ्ते यानी 3 हफ्ते का जो टाइम होगा, 37, 38, 39 और 40, यानी 4 हफ्ते बनते हैं। तो हर हफ्ते चेकअप करवाना है। इसमें फिर क्या होगा, असेस जनरल हेल्थ, जो आम सेहत है उसका मुआयना होगा, टेक बीपी एंड वेट, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और वज़न चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, एंड कंपेयर विद प्रीवियस रिजल्ट, और इसका जो पिछले रिजल्ट थे, पहले जो यूरिन टेस्ट था उनके साथ मिला के मुआवजा किया जाएगा कि क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। एब्डोमिनल चेकअप फॉर साइज़, पेट का चेकअप किया जाएगा ताकि साइज़ देखा जा सके। फीटल हार्ट साउंड, बच्चे के दिल की धड़कन सुनी जा सके, एंड फीटल ग्रोथ, और बच्चे की जो नशोनुमा है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। तो इससे क्या करेंगे, एब्डोमिनल चेकअप करेंगे। डिस्कस डिकम्फर्ट्स एंड ऑफर सजेशंस, अगर कोई पेचीदगियाँ आ रही हैं तो उनको डिस्कस करेंगे और इसके जो बारे में सजेशन देंगे कि ऐसा करो तो ये ख़त्म हो सकती हैं। फिर मेक प्लान्स फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए प्लानिंग करनी है कि आया कि घर में बच्चा पैदा करवाना है या किसी हॉस्पिटल में पैदा करवाना है, और हॉस्पिटल में भी सरकारी में या प्राइवेट में। डिस्कस स्पेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और ये भी डिस्कस करना है कि बच्चों के दरमियान में प्रॉपर वक्फा कैसे रखना है, बच्चे को अपना कम से कम 2 साल दूध पिलाना है, और 2 बच्चों के दरमियान में कम से कम 3 से 4 साल का वक्फा होना चाहिए, तो ये भी डिस्कस करना है। तो ये था बेटा एंटीनेटल केयर के लिए विजिट। द लेडी हेल्थ विजिटर इज़ अ क्वालिफाइड मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर ये क्वालिफाइड मिडवाइफ होती है। देयर फॉर द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन टच, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का और इसके इम्तहानात का तरीक़ाकार को यहाँ टच ही नहीं किया गया, क्योंकि पहले ही पता है कि जो LHV है और मिडवाइफ है वो क्वालिफाइड होके ही आई है। एंड हर फंक्शंस आर डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली, और इसके काम को ही हमने डिस्कस किया है एज टू रिमाइंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जहन में रह सकें व्हेन वर्किंग इन MCH सेंटर्स, कि जब MCH सेंटर पे वो काम करेगी। ठीक है, तो जो भी मिडवाइफ या LHV बनी है वो ज़ाहिर बात है
इम्तिहान दे के ही आई है ना, तो इसलिए इम्तिहानात वगैरह की बात इसमें नहीं हुई, डायरेक्ट उसके काम की बात हो रही है। ठीक है। सर्विसेज एट जनरल एंटीनेटल क्लिनिक, तो एंटीनेटल क्लिनिक पे कौन कौन सी खिदमत दी जाएंगी, ये जो मैं पढ़ा के आया हूँ ना इस चार्ट में, ये वही बातें हैं सारी। तो कौन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि एंटीनेटल क्लिनिक पे कौन कौन सी खिदमत दी जाती हैं औरत को। एंटीनेटल क्लिनिक वही कोई पूछ ले तो आपने बताना है हामला होने के बाद जो बच्चे की पैदाइश के दरमियान का जो 9 माह का वक्फा है वो एंटीनेटल पीरियड कहलाता है, और एंटीनेटल उसकी केयर की जाती है इसमें माँ की। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आम जो है इसका तभी मुआयना किया जाता है एंटीनेटल क्लिनिक्स पे, टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी जो एबनॉर्मेलिटी है वो शनाख्त की जाती है, उसका पता लगाया जाता है, डिजीज़ या बीमारी का पता लगाया जाता है। ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है, टू फाइंड आउट द यूएल लेवल एट फर्स्ट विजिट, आमतौर पर जो इसका लेवल देखते हैं पहले विजिट पे, एंड एवरी सब्सिक्वेंट विजिट, और उसके बाद जो आने वाले विजिट करेगी वो, यानी कि 28 हफ्ते तक, हर 4 हफ्ते बाद वो जो जाएगी, तो हर बार पिछला बीपी का जो रिकॉर्ड लिखा हुआ होगा वो भी चेक करना है, और अब जो आई है चेकअप के लिए तो वो भी चेक करना है। तो फ्री जो सब्सिक्वेंट विजिट है, फर्स्ट विजिट से हर सब्सिक्वेंट विजिट का रिकॉर्ड चेक करना है। एंड एनी राइज इन द ब्लड प्रेशर, के ब्लड प्रेशर में कोई इजाफा तो नहीं हो रहा। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ द वेट एंड हाइट, ये वही बातें जो मैं पढ़ा के आया हूँ, वज़न करना है और उसका कद देखना है। टू फाइंड आउट द वेट एट फर्स्ट विजिट, वज़न करने के लिए जो वज़न करना है पहले विजिट पे, एंड देन एट सब्सिक्वेंट विजिट, और जब बार बार जो विजिट होंगे तो फिर भी वज़न करना है। टू डिटरमाइन द इंक्रीज इन द वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि पता लगाया जा सके हमल के दौरान कितना वज़न में इजाफा हुआ है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है बेटा एंटीनेटल क्लिनिक पे, पेट का मुआयना, टू एक्सेस फीटल ग्रोथ, इससे पता लगाया जाएगा, अंदाज़ा होगा बच्चा नशोनुमा कर रहा है या नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन, और जो गेस्टेशन का यानी हमल का पीरियड है उसके मुताबिक बच्चे की नशोनुमा हो रही है नहीं, ये किससे पता चलेगा कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से। फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में हम अच्छे से देख के आए थे पेट का मुआयना जो इंची टेप है उससे कैसे करना है, पोजीशन, उसकी बच्चे की पोजीशन देखनी है, एंड लिसन टू फीटल हार्ट साउंड, और बच्चे के दिल की धड़कन भी सुननी है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। और ये सारा काम किस में हो रहा है बेटा, ये एंटीनेटल क्लिनिक पे हो रहा है। और कर कौन रही है, एलएचबी कर रही है या सीएमडब्ल्यू कर रही है। फिर क्या होगा, पेल्विक असेसमेंट, उसका पेल्विस देखना है, टू एक्सक्लूड एनी पेल्विक एबनॉर्मेलिटी, ये पता लगाया जाएगा कि पेल्विक में कोई ख़राबी नहीं है, और डिस्प्रपोर्शन या डिस्प्रपोर्शन नहीं है। डिस्प्रपोर्शन कहते हैं बच्चे के सर का बड़ा होना और पैदाइश के रास्ते का छोटा होना, तो ये क्या कहलाता है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, या इसको शॉर्ट में डिस्प्रपोर्शन भी कह देते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए पेल्विक असेसमेंट करेंगे। फिर आ जाएगा ब्लड एग्जामिनेशन, खून का मुआयना करना, टेस्ट करना, टू एस्टिमेट हेमोग्लोबिन, इससे एचबी का पता लगाया जाता है कि आया कि इसके खून की कमी तो नहीं हो रही, क्योंकि 2 जानें पल रही होती हैं और जो बच्चा माँ के पेट में है उसने भी ब्लड किससे लेना, माँ से, तो अक्सर औकात कमी हो जाती है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे। एंड फॉर ग्रुप एबीओ, और उसका ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, उसका ए है, ए बी है, और ओ है, या ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इसका पता चलेगा आरएस फैक्टर से। तो इसके ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाएगा एबीओ का, और इसके आरएस फैक्टर देखे जाएंगे, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और उसका जो ब्लड लगाना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। यूरिन एग्जामिनेशन, पेशाब का मुआयना किया जाएगा, टू डिटेक्ट प्रोटीन एंड ग्लूकोज, इससे पेशाब में प्रोटीन की और ग्लूकोज की मिकदार देखी जाएगी कि आ तो नहीं रही प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन आना क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो ये किसकी अलामत होती है, प्रीक्लैम्पशिया की, तो ये भी देखा जाएगा यूरिन का मुआयना करके। फिर आ जाएगा टेटनस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन, टीटी की जो वैक्सीन है वो भी लगाई जाएगी। ये टीटी वही इंजेक्शन है बेटा, जब हम रोड पे गिरते हैं तो हमें जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो टेटनस है, टेटनस टॉक्सॉइड, ये टीटी इसलिए बोलते हैं, टी से टेटनस, टी से टॉक्सॉइड। ये हामला औरतों को भी लगता है। टू बी गिवन एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड सेकंड डोज आफ्टर द 1 मंथ, जैसे ही पहली मरतबा वो चेक करवाने के लिए आएगी तो आपने उसको टेटनस टॉक्सॉइड दे देना है, और जो सेकंड डोज जो है वो जब 1 महीने बाद चेक करवाने आएगी तब दे देना है। टू अवॉइड प्यूरीपेरल एंड नियोनेटल टेटनस, के माँ के पेट में या जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको टेटनस ना हो, उससे बचने के लिए ये वैक्सीनेशन माँ को की जाती है।
हेल्थ एजुकेशन, सेहत के मतलब तालीम देनी है माँ को। रिगार्डिंग ब्रेस्ट केयर, उसको ब्रेस्ट केयर के बारे में बताना है, यानी छातियाँ जो हैं अपनी दूध जो है कैसे आपने साफ़ रखने हैं। डाइट खुराक के बारे में बताना है, एंड पर्सनल हाइजीन और ज़ाती सफाई के बारे में भी औरत को आपने बताना है, ETC वगैरह वगैरह। और ये सारे काम हो किस पे रहे हैं, ये एंटीनेटल केयर क्लिनिक पे। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर माइनर एलिमेंट्स, अगर कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं, माइनर एम से मामूली, ऐसे याद कर लें। तो अगर मामूली बीमारियां हैं तो उनका इलाज करना है, ये भी किस पे ही होगा, एंटीनेटल क्लिनिक पे। ठीक है। रेफरल कहते हैं रेफ़र कर देना अगर कोई पेचीदगी नज़र आती है और वो LHV से या एंटीनेटल क्लिनिक से के अमले से या उनके जो दायरा अख्तियार उससे बाहर है, तो मरीज़ को अगले हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल को क्या कहते हैं, रेफ़रल टू ऑल केसेस, रेफ़र कर देंगे तमाम केसेस को ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो हाई रिस्क हों, ख़तरनाक हों, टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज़, ख़ास हेल्थ फैसिलिटी में जहाँ पर ये सहूलियात मौजूद हों, जहाँ पर अगर ये खुदा न खास्ता पेचीदगी हो भी गई तो वो उसको संभाल लेंगे। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द एंटीनेटल रिकॉर्ड, और ये एंटीनेटल रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है, ये तमाम जो काम करने हैं उसमें। टू कीप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, फॉर रेफरेंस के लिए, एंड फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स टू द अथॉरिटीज़, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिपोर्ट सेंड करने के लिए, तो एंटीनेटल रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, ये था हमारा एंटीनेटल केयर के बारे में और सेफ मदरहुड के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स इन द प्रेगनेंसी के अंदर जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी शनाख्त कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।